नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विजय दिवस के अवसर पर भारतीय सशस्त्र बलों, भूतपूर्व सैनिकों एवं प्रदेशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि भारत के सैन्य इतिहास में 16 दिसंबर भारतीय सशस्त्र सेनाओं के साहस, समर्पण और बलिदान को याद करने का ऐतिहासिक दिन है। सीएम धामी ने कहा कि देश की रक्षा के लिए हमारे वीर सैनिक हमेशा तत्परता के साथ अपना योगदान देते हैं, जिस पर हमें गर्व है। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि के साथ ही वीर भूमि भी है। यहां सदैव देशभक्ति व राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना रही है। हमें अपने सैनिकों की वीरता पर गर्व है और पूरा देश उनकी बहादुरी को नमन करता है। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को विशेष पूंजी निवेश सहायता योजना 2025 से 26 के तहत आपको बता दें कि कई करोड़ की दूसरी किश्त जारी की है। ये राशि वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा राज्य सरकार को दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए केंद्र सरकार का आभार जताते हुए कहा कि ये सहायता राज्य के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने, विकास कार्यों को गति देते और रोजगार के नए अवसर सृजित करने में सहायक होगी। उन्होंने बताया कि इस धनराशि का उपयोग सड़क, पुल, शहरी एवं ग्रामीण अधोसंरचना, पेयजल, ऊर्जा सहित अन्य पूंजीगत परियोजनाओं में पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से किया जाएगा, ताकि आम जनता को इसका सीधा लाभ मिल सके। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने सचिवालय स्थित एचआरडीसी सभागार में आयोजित बैठक में कई योजनाओं की समीक्षा की और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को रिटायरमेंट पर न्यूनतम 1 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया। इस निर्णय पर सहमति बनने के बाद मंत्री ने निर्देश दिए हैं कि अगले वित्तीय वर्ष से ये सहायता राशि लागू होगी। रेखा आर्य ने बताया कि वर्तमान में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को रिटायरमेंट पर 35 से 40 हजार रुपए मिलते हैं, जिसे बढ़ाने के लिए विभाग लंबे समय से प्रयास कर रहा था। देखिए, आज महिला सशक्तिकरण बालिका विभाग की समीक्षा बैठक की गई है, जिसमें खासकर हमारी जो नंदा गौरा योजना है उसके अभी तक कितने आवेदन आए हैं और कितने आवेदन जन्म लेने वाली बालिकाओं के रहे हैं और कितने आवेदन जो है वो 12वीं पास उत्तीर्ण छात्राओं पर रहे हैं, उसकी समीक्षा की गई है। जिसमें लगभग जन्म लेने वाले जो आवेदन करता है लगभग 12,576 है और जो 2025-26 के हमारे 12वीं उत्तीर्ण करने वाली छात्राएं हैं उनके आवेदन लगभग 32,839 हैं। प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले प्री एसआईआर का कार्य जारी है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर राजनीतिक दलों को बीएलए नियुक्ति की जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने बताया कि पार्टी ने सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में बीएलए 1 की नियुक्ति पूरी कर ली है और 31 दिसंबर से पहले सभी बूथों पर बीएलए 2 की नियुक्ति कर दी जाएगी। देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग की बैठक सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ हुई थी और भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रतिनिधि के रूप में स्वयं मैं उस बैठक में था और हमने अपने 70 के 70 विधानसभाओं में बीएलए 1 नियुक्त कर दी है। अब हमारी बीएलए 2 की प्रक्रिया है, क्योंकि इस उत्तराखंड में 11,733 बूथ हैं और हम निश्चित रूप से जो 31 दिसंबर जो गाइडलाइन चुनाव आयोग ने हमको दिया है उससे पहले ही हम अपने सभी 11,733 जो पोलिंग बूथ हैं उसमें अपने बीएलए 2 की नियुक्ति कर देंगे। और अभी हमारी इस सिलसिले में हमारी विधानसभा सह बैठकें हो रही है, उसके पश्चात हमारी अभी मंडलों की बैठकें हो रही है। ये सारे एसआईआर के बीएलए 1 और 2 को लेकर के चल रही है। निर्धारित समय पर भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी उत्तराखंड में होगी जो अपने बीएलए 1 और बीएलए 2 की नियुक्ति कर देगी।
उत्तराखंड में मानव वन्य जीव संघर्ष की लगातार बढ़ती घटनाओं को रोकने की लगातार मांग उठ रही है। पूर्व सैनिक संघर्ष संगठन समिति के अध्यक्ष महेंद्र पाल सिंह ने उत्तराखंड सरकार से मांग करते हुए कहा कि जैसे वन्य जीवों के संरक्षण के लिए सरकार काम कर रही है, वैसे ही वन्य जीवों से लोगों की जान बचाने के लिए सख्त कानून बनाना चाहिए। तो साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पूरे प्रदेश से वन्य जीवों के हमले सबसे अधिक जनपद पौड़ी में हो रहे हैं, लिहाजा सरकार को यहां विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तो संघर्ष को रोकने के लिए सबसे बड़ा एक उपाय है कि हमें संसाधनों में बढ़ोतरी करनी होगी, जिसके माध्यम से कहीं न कहीं वन संघर्षों को रोक सकते हैं। और मैं भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार से विनती करना चाहता हूं कि जिस प्रकार वर्तमान में आपने इनके लिए संरक्षण की व्यवस्था बनाई, तो कहीं न कहीं इनको रोकने के लिए हमें नए कानून बनाने के प्रावधान को स्वीकृति देने की महत्व करनी चाहिए, जिसके माध्यम से कहीं न कहीं वन्य और मानव संघर्ष को रोकने में हम कामयाब हों। बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने वन्य जीव हमलों को बेहद संवेदनशील विषय बताते हुए कहा कि इस पर बीजेपी सरकार पूरी गंभीरता और सक्रियता से कार्य कर रही है। हनी पाठक ने साफ कहा है कि इस बार अत्यधिक बारिश के कारण जानवरों की गुफाओं में पानी भर गया, जिससे भालू और अन्य वन्य जीव भोजन की तलाश में आबादी की ओर आ रहे हैं। वहीं जैविक कचरा भी इसकी एक बड़ी वजह है, जिसे हटाने के लिए राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को आरोप लगाने से पहले अपने कार्यकाल के आंकड़े देखने चाहिए, क्योंकि उनकी सरकार में भालू और तेंदुओं के हमलों के 100 से अधिक मामले सामने आए थे। देखिए, बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, जिसको लेकर हमारी भारतीय जनता पार्टी धामी सरकार लगातार कार्यरत है और उस पर कार्य कर रही है। आप देख सकते हैं कि पौड़ी के डीएफओ को हटाने से लेकर एस्कॉर्ट की सुविधाएं बच्चों को देने से लेकर और जो तेंदुआ काफी ज्यादा खतरनाक था उसको मारने तक का आदेश हमारे मुख्यमंत्री जी की तरफ से दिया गया, जिसको लेकर वन विभाग पूरी सक्रियता से अपना कार्य कर रहा है। और जहां तक रही बात जानवरों के पलायन को लेकर, तो मैं ये बताना चाहूंगी कांग्रेस विपक्षी दल को कि जिस प्रकार से अब की बार बारिश बहुत ज्यादा हुई है, तो जो जानवरों की गुफाएं होती है उसमें भी पानी भर गया है। और भालू क्या करता है कि काफी समय तक सोता है, काफी समय तक उठता है, तो वो खाने की तलाश में जिस प्रकार से शहर की तरफ से आ रहा है, तो इसके पीछे जैविक कूड़े का भी बहुत बड़ा रोल होता है, जिसको हटाने को लेकर लगातार हमारी राज्य सरकार कार्य कर रही है। बड़ी खबर आपको बता देते हैं जो मंगलौर से आ रही है। तो मंगलौर क्षेत्र में घना कोहरा छाया और हाईवे पर वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है। हाईवे पर हेडलाइट जलाकर वाहन चल रहे हैं और कोहरा आने से लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरीके से कोहरा लगातार बढ़ता जा रहा है, तो इसी के मद्देनजर लोग सतर्क हो रहे हैं, सावधान हो रहे हैं, सावधानी के साथ अपनी गाड़ी चला रहे हैं। तो हाईवे पर वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है। तो कोहरा आने से लोगों की मुश्किलें एक तरफ बढ़ती जा रही हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, मंगलौर में घना कोहरा छाया हुआ है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये मंगलौर का हाईवे है जहां पे इतना घना कोहरा है। कोई भी दुर्घटना ना हो, इसको लेकर आम जन भी सावधान है। आवाजाही धीमी हो गई है। तो ये कोहरा आप देख सकते हैं मंगलौर में। बात करते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड में मौसम को लेकर फिलहाल राहत भरी स्थिति बनी हुई है। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य के मैदानी क्षेत्रों में अगले 1-2 दिनों तक घने कोहरे की संभावना बहुत कम है। हालांकि सुबह और देर रात के समय हल्का कोहरा देखने को मिल सकता है। उन्होंने बताया कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में बनने वाली
विशेष कोहरे की बेल्ट का प्रभाव फिलहाल उत्तराखंड के मैदानी और तराई क्षेत्रों पर अगले 2-3 दिनों तक नहीं दिखेगा। वहीं पाले को लेकर भी स्थिति सामान्य बताई। देखिए, अभी कोहरे की बात करें तो उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में कोहरे की बहुत ज्यादा 1-2 दिन संभावना नहीं है। हल्का कोहरा या कुहासा सुबह या देर रात के समय हो सकता है। ऐसी जो वैलीज हैं उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में, वहां पर सुबह के टाइम पे थोड़ा जो है कुहासा या कोहरा देखने को मिल सकता है नदियों के आसपास। लेकिन अभी विशेष जो है बेल्ट जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया पे एस्टेब्लिश होती है उत्तराखंड के फुटहिल्स के अलावा, उसकी अभी 2-3 दिन संभावना नहीं है। तो अल्मोड़ा के लमगड़ा थाना क्षेत्र के सांगड़ साहू गांव में महिला की नृशंस हत्या और सोने का गलोबंद लूटने के मामले का पुलिस ने सफलतापूर्वक खुलासा कर दिया है। बता दें कि 14 नवंबर को गंगा देवी की हत्या कर उनके गले से सोने का गलोबंद लूट लिया गया था और 1 महीने तक चली जांच के बाद पुलिस ने 14 दिसंबर को गोपाल सिंह नामक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 1,20,500 रुपए बरामद हुए हैं। पूछताछ में उसने हत्या और लूट की वारदात को कबूल किया है और उसकी निशानदेही पर हल्द्वानी स्थित एक सुनार की दुकान से मृतका का सोने का गलोबंद भी बरामद किया गया। तो एसएसपी अल्मोड़ा देवेंद्र पीछा की निगरानी में पुलिस ने इस मामले को सुलझाया है। ये 14 नवंबर की एक जो घटना है लमगड़ा थाना क्षेत्र में सांगड़ साहू गांव की है, जिसमें गंगा देवी नामक महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। आज उसका खुलासा किया जा रहा है। इसमें हमने जो 3 टीमें लगाई थी, साथ में एसओजी और सब टीमें लगाई, काफी 1 महीने तक लगातार इसमें मेहनत की है। उसमें हमने दर्जनों लोगों से पूछताछ की है, सैकड़ों हमने सीसीटीवी कैमरे वगैरह देखे, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस का भी यूज किया है। अंततः जाके आज हम इसको जीरोइंग करने में सफल हुए, जिसमें गांव का ये पीआरडी का जवान है, जिसको आज हमने इसमें गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से, जिसकी निशानदेही पे हमने जो गिलोबंद जो हत्या के उपरांत लूटा गया था वो हमने बरामद किया है। साथ ही साथ में उसमें जो हमारे सर्विलांस और जो सीसीटीवी के जो एविडेंस है वो भी हमने कलेक्ट किए हैं। और चूंकि टीम ने एक बहुत ही अच्छा काम इसमें किया है, तो मैं मेरी तरफ से और पुलिस महानिरीक्षक महोदया दोनों के द्वारा इसमें कैश रिवार्ड की भी घोषणा की जा रही है। देहरादून के नगर निगम कार्यालय में शहरी विकास को लेकर अहम बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे भी मौजूद रहे। बैठक में शहर की प्रमुख अव्यवस्थाओं जैसे अतिक्रमण, ड्रेनेज सिस्टम, सफाई व्यवस्था की बदहाली और निगम वाहनों की संख्या बढ़ाने पर चर्चा की गई। इस मौके पर अधिकारियों ने इन समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक बजट पर विचार किया। हालांकि देखना भी बाकी है कि योजना जमीन पर कितनी प्रभावी साबित होंगी। वहीं राजपुर विधायक खजान दास ने कहा कि शहर की व्यवस्था सुधारने के लिए इस तरह की बैठकें अब नियमित रूप से आयोजित की जाएंगी, ताकि समस्याओं का समाधान तेजी से किया जा सके। जो नगर निगम का स्थापना दिवस मनाया गया इस सप्ताह, उसके साथ साथ ही विभिन्न जो हमारे जोनल कार्यालय हैं उनमें कैंप भी लगाए गए और निगम जनता के द्वार करके इसमें प्रयास ये किया गया कि जो निगम की समस्त सुविधाएं हैं, क्योंकि जोनल कार्यालयों में प्राय सारी फैसिलिटीज नहीं उपलब्ध होती हैं, इस बार सारी की सारी जो निगम के फंक्शंस हैं उन सभी की टीमें जोनल कार्यालयों में उपलब्ध कराई गई और जो व्यापक जन समस्याएं हैं प्रत्येक जोन की, जैसे कि कहीं पर बंदरों के संबंध में समस्या बताई गई, कहीं पर ड्रेनेज को लेकर के समस्या, जैसे कि अभी आपने भी मेंशन किया, तो इन सभी के व्यापक समाधान के लिए त्वरित स्पॉट निरीक्षण भी किए गए हैं और अब इन पे जल्द से जल्द समाधान निकालते हुए उन्हें सूचित भी किया जाएगा। बीजेपी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा के बाद उत्तराखंड बीजेपी संगठन में उत्साह का माहौल है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री ने कहा कि पार्टी पूरी पारदर्शिता के साथ संगठन आधारित कार्य करती है और आने वाला समय युवाओं का है।
साथ ही उन्होंने बताया कि युवा नेतृत्व से 2027 में प्रदेश को नई ऊर्जा मिलेगी और बीजेपी एक बार फिर राज्य में सरकार बनाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक खूबसूरती है कि यहाँ पर जो कार्यकर्ता समर्पण भाव से काम करता है, निष्ठा से काम करता है, तो उस कार्यकर्ता को आगे लाने का काम भी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करता है। अभी हमने जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष की कल घोषणा हुई है, जो बिहार सरकार में मंत्री अभी वर्तमान में है और उनकी आयु 45 वर्ष है, ऐसे श्री नितिन नवीन जी को जो कार्यकारिणी राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया है, तो उसमें एक युवा वर्ग में खासा उत्साह है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का हमेशा प्रयास रहता है कि युवाओं को मुख्य धारा में लाना चाहिए, युवाओं के हाथ में बागडोर देनी चाहिए, उनको कमान देनी चाहिए। तो इसी परिप्रेक्ष्य में जो एक 45 वर्ष के श्री नितिन नवीन जी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना कार्यकारिणी अध्यक्ष घोषित किया है, ये एक प्रशंसनीय है। इससे काफी युवा उत्साहित हैं और युवाओं को एक प्रेरणा भी इससे प्राप्त होती है कि कहीं न कहीं अगर हम काम करेंगे तो पार्टी हमको आगे बढ़ाने का काम करेगी और हमारे भी ऊपर भी जो जिम्मेवारी पार्टी देगी उसका निर्वहन हम बखूबी से करेंगे। ऐसा एक प्रेरणा कार्यकर्ताओं को मिलती है। तो हम इस उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष घोषित हुए हैं उनको बनाया। हांसी विधानसभा क्षेत्र के गांव में बढ़ते अवैध नशे के खिलाफ अब सामाजिक संगठन सच के साथ समिति ने जन जागरूकता अभियान शुरू किया है। इस दौरान समिति ने अल्मोड़ा जिले के ग्राम धसपड़ से नशे के खिलाफ आर पार की लड़ाई का आह्वान करते हुए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। तो इस मौके पर जागेश्वर विधायक मोहन सिंह मेहरा ने स्थानीय लोगों और समिति पदाधिकारियों का स्वागत किया। बैठक में नशे के गंभीर प्रभावों पर चर्चा करते हुए स्थानीय लोगों ने बताया कि पर्वतीय क्षेत्र में नशे की लत युवाओं को बर्बादी की तरफ ले जा रही है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं, घरों की बर्बादी और जमीनों की सस्ती बिक्री जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। क्षेत्र में उस अधिकारी बोल रहेगा कि ये शराब से हो रही है, पूरा परिवार परेशान हो जा रहा है। पूरे घर सुबह से शाम तक शराब पी रहे हैं, शराब में डूब रहे हैं, घर में खर्चा नहीं दे रहे हैं और मौतें हो रही है। जैसे भी आपको यही का एक केस अभी कभी एक्सीडेंट हुआ है, शराब पी के गिर गया, सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। तो समस्या तो है ये। अभी हमारा जो ये कार्यक्रम है हमारे पूरे 13 जिलों में, 13 जिलों के बाद हमारा ब्लॉक स्तर पे, ब्लॉक स्तर के बाद उसके हर गांव में हमारा ये पूरा जो कार्यक्रम है ये चलेगा। इसलिए सभी लोग हमारा साथ दे रहे हैं। उत्तराखंड सरकार, शासन, प्रशासन सभी हम लोगों का साथ दे रहे हैं। बाकी जितने भी संस्थाएं हैं, जितने भी संगठन है, मातृशक्ति है अपनी, सभी लोग हमारा सहयोग कर रहे हैं। प्रदेश की राजनीति में इन दिनों एक दूसरे पर व्यक्तिगत बयानबाजी का दौर चल रहा है, फिर चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस के नेता हरक सिंह रावत। हरक सिंह जहां बीजेपी नेताओं पर व्यक्तिगत हमला बोल रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के बड़े नेता भी उन पर जुबानी और व्यक्तिगत हमला कर रहे हैं। इसी कड़ी में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चक्राता से कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने व्यक्तिगत टिप्पणी पर बोलते हुए कहा कि राजनीति में शुचिता का होना बहुत जरूरी है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर हरक सिंह रावत किसी पर व्यक्तिगत हमला, जुबानी हमला बोल रहे हैं, तो वो इसलिए क्योंकि जब उन पर टिप्पणी की जाती है तो वो भी संबंधित पर उसी अंदाज में टिप्पणी करते हैं। मैं राजनीति में ये समझता हूं कि राजनीति शुचिता को बनाए रखने की जिम्मेदारी हम सबकी है। हमारी विचारधाराएं अलग हो सकती हैं और विचारधाराओं जब अलग होती है तो उसी पर जो है हम बात करते हैं। अब हरक सिंह जी ने कोई बात कही, मैं उस पर कोई बात कहूं तो कदापि उचित नहीं है, लेकिन कहते हैं ना राजनीति में भी बिलो लाइन हिट नहीं करना चाहिए। तो ये जो है बनाए रखने का काम करना चाहिए कि जहां एक हम दूसरे की राजनीति परस्पर विरोधी है, वहीं हम समाज में हर समय एक दूसरे के साथ मिलने जुलने का भी काम करते हैं। अब हरक सिंह रावत जी ने उन बातों का उल्लेख किया है, ये बातें उनके साथ घटित हुई और मैं समझता हूं कि उनके उल्लेख करने से भाजपा में जो तमाम नेता है वो असहज है। अपना अपना तरीका राजनीति करने का होता है।
लालकुआं नैनीताल बरेली राष्ट्रीय राजमार्ग पर हल्दूचौड़ क्षेत्र में लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं ने अब जनप्रतिनिधियों और समाजसेवियों को मुखर कर दिया है। आए दिन हो रहे हादसों से आक्रोशित पूर्व विधायक नवीन दुमका, ग्राम प्रधान रुक्मणी नेगी और समाजसेवी पीयूष जोशी सहित कई जनप्रतिनिधियों ने छतरी चौक निर्माण और दोनों ओर सर्विस रोड बनाए जाने की मांग उठाई है। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि हल्दूचौड़ चौराहा दर्जनों गांव की जीवन रेखा है। साथ ही पूर्व विधायक नवीन दुमका ने कहा कि ये केवल सड़क का मुद्दा नहीं, आम जनता की जान का सवाल है। इस पर प्रशासन को ठोस कदम उठाने चाहिए। ये माननीय सांसद जी के स्तर का विषय है। उनको पहले भी मैंने उनके निवास पर जाकर के सर्विस लेन और लाइट के लिए विस्तार से बातचीत की थी। लाइट लग गई है, लेकिन सर्विस लेन अभी नहीं बनी। मैं पुनः जैसे लोकसभा से सत्र के बाद यहां पर लौटते हैं, एक बार उनके साथ अपने स्थानीय जनप्रतिनिधि के साथ बैठ करके उनके साथ बैठक करके पुनः इस बात को रखूंगा कि ये काम एनएचएआई से दोबारा करवाएं। अभी अधूरा काम है, इसको पूरा करने दोबारा कहा जा सकता है, दबाव डाला जा सकता है। और एनएचएआई के पास इस टाइप की कोई समस्या धन संबंधी कम से कम नहीं होती कि इन कामों में धन उसके आड़े आए। पुनः इसका प्रयास करेंगे। धन्यवाद। उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।